Assalamualaikum dear students, it's your teacher Professor Rifat Niazi from Reader Group of Colleges, Jalalabad campus. So previous lecture में हमने मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा में जो पहला ग्रुप था प्रोटोजोआ, उसकी जो फर्स्ट टू ग्रुप्स थे उसके अमीबा एंड इसके अलावा जूफ्लैजिलेट्स वो डिस्कस किए थे. अब हम फर्दर जो उसके ग्रुप्स रिमेनिंग ग्रुप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें फोरामिनिफेरेंस एंड एक्टिनोपॉड्स हैं, सिलिएट्स हैं, और इसके अलावा आपके पास एपिकॉम्प्लेक्सेंस जो हैं वो इसमें कंसिडर किए जाते हैं. तो ये फर्दर जो रिमेनिंग उसके ग्रुप से ये अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फोरामिनिफेरेंस एंड एक्टिनोपॉड्स. काफ़ी एक छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी इजी सा भी है. एक दो चीज़ें हैं जो इसमें समझने की हैं या यूँ कह लें कि माइंड में मेमोराइज करना है उसको, क्योंकि ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और MCQs आते हैं इस चैप्टर से. फोरामिनिफेरेंस और एक्टिनोपॉड्स जो हैं ये ऐसे प्रोटोजोआ हैं जिनके पास क्या होते हैं, शेल्स मौजूद होते हैं. मतलब इनकी जो बॉडी है उसमें शेल मौजूद होता है. शेल हम किसको कहते हैं, खौल सा या कवर सा. ठीक है, तो इनके जो शेल होते हैं वो फोरामिनिफेरेंस के जो शेल्स हैं इनको हम, चाहे वो फोरामिनिफेरेंस के हों चाहे एक्टिनोपॉड्स के हों, हम इनके शेल्स को टेस्टा भी कहते हैं. ठीक है, जो टेस्टा होता है ये भी आपके पास कवरिंग के लिए, खौल के लिए टर्म जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इनको शेल्स भी बोल सकते हैं, इनको आप टेस्टा भी बोल सकते हैं. तो जो फोरामिनिफेरेंस के टेस्टा हैं वो कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं. उनके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो शेल की जो कंपोजिशन में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, आपके पास कैल्शियम है. जबकि एक्टिनोपॉड्स के शेल जो है वो सिलिका से, उनके अंदर जो है वो सिलिका से मिलकर बने होते हैं और मेन कंपोनेंट उसका क्या है, सिलिका कंसिडर किया जाता है. ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है फॉर द MCQs. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इनके जो शेल होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट शेल है, बल्कि उनके अंदर क्या है, पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं. उन पोर्स का फ़ायदा क्या है कि वहाँ से क्या निकलती हैं, साइटोप्लाज्म जो अंदर मौजूद है वो उन पोर्स की मदद से बाहर एक्सटेंड करता है. साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो हैं वो एक्सटेंड करती हैं. अगर इस तरह से शेल है और शेल में क्या है, पोर्स हैं, तो इन पोर्स से क्या एक्सटेंड कर सकते हैं बाहर, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन. जो साइटोप्लाज्म है उससे प्रोजेक्शंस एक्सटेंड करेंगे. ये जो प्रोजेक्शंस है वो कहते हैं ये एक नेटवर्क सा बना देती हैं. इस नेटवर्क को, ये इस नेट को वो कहते हैं कि इसकी अगर आप कंसिस्टेंसी देखें तो वो किस तरह की होती है, थोड़ा सा थिक सा होता है, ये स्टिकी नेचर का होता है. तो ये जब नेटवर्क एक बाहर निकलेगा, एक्सटेंड करेगा इन पोर्स की मदद से जो शेल में थे, तो फ़ायदा क्या है कि ये जो स्टिकी सा नेटवर्क बना है ये जो प्रे होता है, जो शिकार होता है, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको इंटेंगल करने के लिए, खुद के अंदर जोड़ कर रखने के लिए जो क्या है वो यूज़ होता है. यहाँ पे कोई प्रे आएगा तो उसको ये इंटेंगल कर लेंगे स्टिकी नेटवर्क की वजह से और फिर उसको इंजेस्ट करवा कर उसकी डाइजेशन करवा लेंगे. ठीक है, इसके अलावा ये आपके पास जो डेड फोरामिनिफेरेंस है वो क्या होता है कि डेप्थ में जाकर ये, मतलब मेरीन वाटर वगैरह के अंदर, ओशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो वहाँ पर जब ये डेड हो जाते हैं तो इनकी बॉडी सिंक कर जाती है, नीचे जो है वो मूव कर जाते हैं, ये बॉटम पर चले जाते हैं. और वहाँ पर क्या है कि ऐसे अपीयर होते हैं, जब ये इकट्ठे होते रहते हैं ना, एक्यूमुलेट होते रहते हैं बहुत सारे डेड फोरामिनिफेरेंस, तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल नीचे मिट्टी जो है वो ग्रे कलर की हो, जिसको हम ग्रे मड कह सकते हैं. तो ये ग्रे मड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो उसकी अपीयरेंस देते हैं. और यही ग्रे मड बाय द पैसेज ऑफ द टाइम हार्ड होती रहती हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम था. तो ये कैल्शियम जो है वो डेपोजिशन थी कैल्शियम की, आप कह सकते हैं. तो ये जो आपके पास ग्रे मड है अल्टीमेटली बाय द पैसेज ऑफ द टाइम आपके पास चॉक की फॉर्म में जो है वो आ जाती है. और कहा जाता है कि जो वास्ट लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं वो पहले आपके पास जो है वो एंशियंट जो आपके पास फोरामिनिफेरेंस थे, जो प्रीवियस फोरामिनिफेरेंस थे, उन्हीं से जो है ये आए हैं. ठीक है, लाइमस्टोन जो डिपॉजिट्स हैं वो चॉक के जो डिपॉजिट्स हैं ये आपके पास इन्हीं फोरामिनिफेरेंस जो डेड होकर एक्यूमुलेट होते रहते थे एट द डेप्थ ऑफ द ओशन, उन्हीं से जो है वो आए हैं. ठीक है, तो ये फोरामिनिफेरेंस और एक्टिनोपॉड्स जो हैं एक आपके पास ग्रुप है, इसका प्रोटोजोआ का एक ग्रुप आपके पास कंसिडर किया जाता है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया. इनके पास शेल होते हैं और इनके शेल जो है वो फ़ायदा भी दे रहे हैं. वो जब डिपॉजिट होते रहते हैं तो इनके अंदर चूँकि कैल्शियम था तो ये एक्यूमुलेट होकर आपके पास एक चॉक की अपीयरेंस भी देते हैं और अपना फूड किस तरह से कैप्चर करते हैं कि शेल में से जो पोर्स हैं उनमें से स्टिकी मटेरियल निकलेगा और वो फूड क्या करता है इनके लिए, या प्रे जो है इनका वो कैप्चर करके रखेगा, इंटेंगल करेगा और उसको फिर फर्दर ये अपनी इंजेस्ट कर लेंगे और उसके ऊपर डाइजेशन करवा कर उससे न्यूट्रिशन ले लेंगे. ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है नेक्स्ट ग्रुप जो है प्रोटोजोआ का वो क्या है, सिलिएट्स है. सिलिएट्स के
बारे में हम अगर कहें तो ये बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली। आउटर इनके पास फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है, इनकी जो कवरिंग होगी वो कैसा, इनका जो हॉल है जो कवर है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल होगा और उसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। इनकी जो कवरिंग है आउटर वो क्या कहलाएगी, पेलिकल कहलाती है। ये इनको डेफिनेट शेप तो देगी, ठीक है, गिव देम अ डेफिनेट शेप, बट वो कैसी होती है, ऐसा नहीं है कि डेफिनेट मखसूस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जो एक रेगुलर शेप है वही रहेगी। अगर ये फॉर एग्जांपल इसका जो शेल है या जिसका सरफेस है वो अगर यूं इस फॉर्म में मौजूद है तो ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से खुल नहीं सकती, ये ओपन नहीं हो सकती, या इनका जो सरफेस है वो मूव नहीं कर सकती। तो इनके जो आपके पास कवरिंग है वो डेफिनेट शेप तो देगी बट मूवेबल भी है, समटाइम वो यूं करके ओपन भी हो जाती है। उसको आप पेट्री डिश टाइप स्ट्रक्चर जिसको आप ओपन भी कर सकते हो एंड क्लोज भी कर देते हो, ठीक है। तो ये इनको डेफिनेट पेलिकल जो है इनकी जो कवरिंग है वो इनको डेफिनेट शेप, मखसूस शेप तो देगी बट चेंजेबल शेप होगी, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सीलिएट्स इनको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सीलिया। इनके लिए जो इनके पास लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर है दैट इज द शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और बहुत सारी तादाद में सीलिएट्स होते हैं उनके पास सीलिया मौजूद होते हैं। तो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे से बाल की तरह जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जैसे हमारी आर्म के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनके पास जिनको हम सीलिया बोलते हैं, और ये मूवमेंट के लिए इनके पास प्रेजेंट होते हैं। मूवमेंट कैसे करेंगे, ये जो सीलिया है फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है तो ये सीलिया जो है ग्रुप ऑफ सीलिया क्या करेगा, प्रिसाइज मूवमेंट करता है, कोऑर्डिनेटेड होती है, प्रिसाइज खास किस्म की मूवमेंट है, बकायदा कोऑर्डिनेटेड है। कैसे कि इसमें जो ग्रुप ऑफ सीलिया हैं वो डिसाइड करते हैं मिलकर किसी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जिस डायरेक्शन में ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट अपनी शो करेंगे उसी डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, मूव करेगा। और चूंकि ये किसी भी साइड पे अपने आप को मूव करवा सकते हैं, ये फॉरवर्ड भी इनकी जो लोकेशन है फॉर एग्जांपल ये सीलिया इस साइड को भी मूव कर सकते हैं, इस साइड को भी मूव कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये जब इस रुख पर मूव करेंगे तो ऑर्गेनिज्म भी फॉरवर्ड मूव कर सकता है। अगर ये अपनी लोकेशन, अपना जो पोजीशन है चेंज करें तो सॉरी लोकेशन की पोजीशन अगर अपनी चेंज करें तो ये आपके पास सीलिया जब अपनी पोजीशन मूवमेंट जब अपनी चेंज करेंगे अपनी, तो वो आपके पास क्या है, फिर ये दूसरी साइड पर भी ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है, इट कैन टर्न अराउंड, मतलब यूं करके टर्न भी ले सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म कैन टर्न अराउंड, इसके अलावा फॉरवर्ड भी मूव करेगा एंड आपके पास बैकवर्ड भी मूव कर सकता है, ठीक है। देन आपके पास इनमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो मूव नहीं भी करते सीलियर्स, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, जाहिर है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिसाइल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, सिसाइल सीलियर्स कहते हैं। दे विल रिमेन अटैच टू द सर्फेस। अब वो सर्फेस जो है वो कोई रॉक भी हो सकती है एंड अदर देन दैट भी कोई और मटेरियल भी आपके पास प्रेजेंट हो सकता है। इनमें क्या है, इनके पास सीलिया मौजूद तो होते हैं बट ये खुद एक रॉक के साथ या किसी और चीज किसी भी सर्फेस के साथ अटैच रहते हैं। अब इनके सीलिया इनको फिर क्या फायदा देंगे, अगर वो लोकोमोशन में फायदा उनको नहीं दे रहे, अगर उनको लोकोमोट नहीं करवा रहे, तो फिर इन सीलिया की प्रेजेंस का इनको फायदा क्या है कि ये सीलिया जब बीट करेंगे तो वाटर जो है उसके अंदर करंट्स जनरेट करेंगे, जिससे पानी के अंदर जो चीज़ मौजूद है, जो फूड वगैरह कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको ये कैप्चर करना चाह रहे थे और वो फूड मटेरियल इनके इर्द कहीं मौजूद है, तो इनके सीलिया जब बीट करेंगे तो ये फूड मटेरियल को ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स देम, ठीक है। तो सीलिया अगर इनके पास जो है वो मूवमेंट में इनको अगर हेल्प नहीं कर रहे तो सिसाइल जो सीलियर्स हैं उनके अंदर ये फिर इनके जो फूड मटेरियल है उसको कैप्चर करने के लिए टू पुल देम टुवर्ड्स देम, तो इनकी तरफ खींचने के लिए फूड मटेरियल को ये वाटर करंट्स के अंदर वाटर करंट्स जनरेट करेंगे सीलिया जब बीट करेंगे, और इस तरह से ये फूड न्यूट्रिशन लेने के लिए इनको यूज करेंगे, ठीक है। फूड इनका जनरली सीलियर्स के बारे में बात करें तो ये इंजेस्ट करवाते हैं, बैक्टीरिया को भी इंजेस्ट करके उसकी भी डाइजेशन करवा सकते हैं, और इसके अलावा अदर टाइनी जो आपके पास पार्टिकल्स वगैरह मौजूद सकते हैं या कोई और प्रोटिस्ट, अगर कोई टाइनी प्रोटिस्ट मौजूद है तो उसकी भी ये डाइजेशन करवा के तो वहाँ से भी फूड जो है ये सीलियर्स गेन करते हैं। देन अगर हम बात करें इनके अंदर वाटर रेगुलेशन की, कि चूंकि ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है तो वाटर कॉन्स्टेंटली इनकी बॉडी में जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि जितना भी पानी है अगर वो एक दफ़ा एंटर हो गया तो सारी जिंदगी इनकी बॉडी के अंदर ही रहेगा, जाहिर है उसको जो है वो आउटसाइड में मूव करना है, देन फ्रेश वाटर इनटेक भी करना होता है। तो जो इनके अंदर वाटर रेगुलेट करवाना है वो किस आप कह लें कि ऑर्गन के थ्रू या ऑर्गेनल के थ्रू ये अपने सेल के अंदर
रेगुलेट करवाते हैं, तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से क्या करवाएंगे, वाटर रेगुलेशन। खास किस्म के वैक्यूल्स होते हैं जो एक्सेस वाटर वगैरह को या वेस्ट वाटर वगैरह को जो नहीं यूजफुल या एक्स्ट्रा है तो उसको बॉडी से बाहर एज अ वैक्यूल की फॉर्म में जो है वो बाहर ले जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो वाटर रेगुलेशन में यूज होते हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इनमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से इस टॉपिक के अंदर सिलियर्स में से पूछा जाता है अक्सर बेशतर बोर्ड के एग्जाम्स में, वो क्या है कि आपके पास जो ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का जो ये ग्रुप है सिलियर्स, ये अदर प्रोटोजोआ से डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट किस बेस पर है, वो डिफरेंस इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इनका इस वजह से है कि इनके पास 2 काइंड्स के क्या होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। मतलब पहले हम पढ़ रहे थे कि एक सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। अब इनके अंदर क्या है कि एक न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस एक से ज्यादा होना अलग चीज है और डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियस होना ये डिफरेंट चीज है। तो इनके पास 2 डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियाई, एक तो एक से ज्यादा है न्यूक्लियस, दूसरा क्या है वो हैं भी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई इनके पास प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से 2 काइंड्स के न्यूक्लियाई हैं जो इनके पास प्रेजेंट है और इनको डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम द अदर ग्रुप्स ऑफ द प्रोटोजोआ, दोज आर द माइक्रोन्यूक्लियाई एंड द मैक्रोन्यूक्लियाई। माइक्रोन्यूक्लियाई क्या है, स्मॉल साइज के होंगे, नेम से ही हमें अंदाजा हो रहा है। ये तादाद में एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, कि किसी सिलिएट की बॉडी में मे बी आपको एक सिंगल ही माइक्रोन्यूक्लियाई नजर आए, मे बी मोर देन 1 माइक्रोन्यूक्लियाई आपको नजर आए। इसके अलावा ये कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, 2n होगा इनका क्रोमोसोम नंबर, एंड दे विल हेल्प देम आउट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंक्शन क्या है इनका सिलिएट्स की बॉडी में प्रेजेंस का, कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पर हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल एक बॉडी से दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जब हम मेटिंग का प्रोसेस करते हैं, शफलिंग होती है, तो ये जो मटेरियल जो शफल होना है वो कौन से वाले न्यूक्लियाई ने शफल होना है, वो आपके पास माइक्रो न्यूक्लियाई ने। तो हम कह सकते हैं कि दे हेल्प आउट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस जो लार्ज न्यूक्लियस होगा आपके पास, ये एक सिंगल होगा और इसके अलावा ये पॉलीप्लाइड है, ये इसका क्रोमोसोम नंबर 2n से भी ज्यादा होता है। तो ये आपके पास पॉलीप्लाइड होता है और इसका फंक्शन क्या है, सेल में मेटाबॉलिज्म जो हो रही है, जो तोड़-फोड़ का अमल चल रहा है, जो कि सेल एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहा है अपनी, उसको हेल्प आउट करना। और अल्टीमेटली हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म होती है वो हमें पता है कि हमारे पास ग्रोथ को भी क्या करती है, प्रमोट करती है। तो जो ग्रोथ एंड आपके पास मेटाबॉलिज्म है, ये दोनों आपके पास फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, मैक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, दैट इज पॉलीप्लाइड। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने जो है वो इस टॉपिक में याद रखनी है कि माइक्रोन्यूक्लियस जो है, माइक्रोन्यूक्लियाई जो है ये डिप्लॉयड होते हैं, जबकि जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो पॉलीप्लॉयड है। माइक्रोन्यूक्लियाई का फंक्शन है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस को अगर आप देखें तो इनका कोई रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है। ये कहाँ पर रोल प्ले करते हैं, आपके पास मेटाबॉलिज्म एंड सेल ग्रोथ को जो है वो चेक कर रहे होते हैं। होप सो इट्स क्लियर। ठीक है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब चूंकि हमने पढ़ा कि माइक्रोन्यूक्लियाई है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। किस तरह से होती है, इनमें कॉन्जुगेशन का एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। अब कॉन्जुगेशन क्या है कि 2 सिलिएट्स जो है वो कम क्लोज टुगेदर एंड आपके पास उनकी बॉडी फ्यूज करेगी और उनके दरमियान एक क्या डेवलप होगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब, एक ट्यूब रास्ता सा आप कह लें बनेगा, जिसकी वजह से इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो शफल होते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और यूं ही आपस में जो मेटिंग का प्रोसेस है, जो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हम इसे कहते हैं। और इसमें इसकी मदद से ये क्या करते हैं, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस करते हैं और कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। जब 2 सिलिएट्स कम क्लोज टुगेदर थोड़ी देर ये रहेंगे, फिर इनके दरमियान में एक ट्यूब सी डेवलप होती है, उस ट्यूब की मदद से रास्ता बनेगा, तो इनका जेनेटिक मटेरियल एक का दूसरे में, दूसरे का पहले के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अपनी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलिएट्स का, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। स्पेशली मैक्रो एंड माइक्रोन्यूक्लियाई क्या है, ये अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से सिलिएट्स करवाते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि कॉन्जुगेशन क्या है ये बताएं। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम जो है वो एपिकॉम्प्लेक्सेंस देखेंगे।
एपिकॉम्प्लेक्सेंस आपके पास ग्रुप है प्रोटोजोआ का एक, लेकिन जो एपिकॉम्प्लेक्सेंस हैं ये आपके पास कैसे हैं, पैरासिटिक प्रोटोजोन है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल पैरासाइट की एग्जांपल अगर हम लें तो ये जो प्लाज्मोडियम, आपने नाम सुना होगा काफ़ी, प्लाज्मोडियम एक एपिकॉम्प्लेक्सन है और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। इनके पास फ्लैजेला, दे लैक फ्लैजेला, फ्लैजेला नहीं होते, दे मूव बाय फ्लेक्सिंग, सिंपल बॉडी जो है वो फ्लेक्सेस की मदद से मूव करेगी, ठीक है। इनके पास क्या है, अपनी लाइफ में, लाइफ साइकिल के दौरान किसी न किसी स्टेज पर ये क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। वो स्पोर्स अब किसके तौर पर एक्ट करते हैं इनके लिए, वो स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट के तौर पर एक्ट करेंगी। जिस फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम वो स्पोर बनाएगा, वही स्पोर ये आगे किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और वो स्पोर जो है वो फर्दर आगे डिप्लाइड फॉर एग्जांपल जो है वो डिवाइड होता रहेगा और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इनके अंदर समटाइम क्या है, ये स्पोर्स बनाते हैं और वो स्पोर क्या होता है, इन्फेक्टिव एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और अगले ऑर्गेनिज्म में जाकर उनके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो वो हमने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो एपिकॉम्प्लेक्सेंस की एक एग्जांपल है, पैरासिटिक एपिकॉम्प्लेक्सेंस की। और ये कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, ये जो एक लाइफ साइकिल चलता कैसा है, नीचे डायग्राम भी आपकी बुक में बनी हुई है, तो वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम जो है ये आपके पास प्रेजेंट होता है फॉर एग्जांपल किसमें, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कि फीमेल मॉस्किटो होती है, उसके पास ये जो है प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में मौजूद होता है। जब वो इन्फेक्टेड फ्ली क्या करती है, हमारे पास मॉस्किटो क्या करती है, बाइट करती है किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, तो उसकी बाइट से जो है वो क्या चला जाता है, ह्यूमन ब्लड को जब वो सक करती है तो उस दौरान वो क्या है, अपना अंदर जो प्लाज्मोडियम था और उसके स्पोर्स थे वो क्या करेगी, ड्रॉप कर देती है किसमें, ह्यूमन ब्लड के अंदर। ये सबसे पहले कहाँ आएंगे, प्लाज्मोडियम के जो स्पोर्स हैं कहाँ पर आएंगे, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर जो है वो आता है। जब ये ब्लड के अंदर आता है तो किस फॉर्म में होता है, स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में। ये जो इसके स्पोर्स होते हैं उस स्टेज पर क्या कहलाते हैं, स्पोरोजोइड्स। These sporozoites will enter in the liver, ब्लड में रहने के बाद, डिवाइड करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, लिवर में। लिवर से जब ये लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, वहां पर लिवर से जब ये निकलते हैं डिवाइड होकर लिवर से, तो लिवर से निकलने के बाद ये बेसिकली क्या है, मीरोजॉइड्स की फॉर्म में निकलते हैं। कि ये जो स्पोर्स जो हैं जो स्पोरोजॉइड की फॉर्म में आए थे, लिवर से जब निकलेंगे तो वो मीरोजॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये मीरोजॉइड सेकंड स्टेज, इनकी फर्स्ट स्टेज क्या थी, ब्लड में आना, देन ये सेकंड स्टेज में लिवर के पास क्या है, लिवर से देन ये आपके पास कहाँ जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स में थर्ड स्टेज पर जो है ये एंटर होते हैं मीरोजॉइड्स। एंड आपके पास रेड ब्लड सेल्स में डिवाइड एंड रीडिवाइड करते रहते हैं, एक सेल को इन्फेक्ट करेंगे, देन वहां पर जब इनकी तादाद काफी ज्यादा हो जाएगी सेल बर्स्ट करेगा, दूसरे सेल में जाएंगे हेल्दी रेड ब्लड सेल में, उसको इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह से हो सकता है कि एट अ टाइम बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स क्या है, बर्स्ट कर जाएं। रेड ब्लड सेल्स से जब ये निकलते हैं तो ये गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब हमारे ब्लड में अगर रेड ब्लड सेल से निकल कर ये मौजूद हैं तो उस वक्त ये क्या होते हैं, गैमेटोसाइट्स, मतलब एग एंड स्पर्म की सेल में, एक्सेल एंड स्पर्म सेल के फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। लेकिन ये हमारे ब्लड के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर ही इकट्ठे मिलकर जाइगोट नहीं बनाते, ये सेपरेट एग एंड स्पर्म की फॉर्म में ही रहते हैं। जब आपके पास बहुत सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो बर्स्ट हो और एट अ टाइम बहुत सारे ये स्पोर्स इनके जो गैमेटोसाइट से बाहर निकले, तो ये इन्फेक्शन कॉज करने का एक वो कह लें कि ये वो टाइम होता है जब हमारे अंदर जो है वो मलेरिया के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं, चिल फॉलोड बाय द फीवर, कि हमें ठंड लगती है और ठंड के बाद जो है वो क्या है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। और फीवर की वजह क्या होती है, फीवर हो क्यों रहा होता है, क्योंकि फीवर की वजह क्या है कि टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं, जो फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। हमारे ब्लड सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं, हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन हो रहा होता है, और जो है वो फीवर एक आपके पास सिम्टम होता है कि अंदर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, ठीक है। तो ये फिर आपके पास इस स्टेज पर फिर हमें इन्फेक्शन के सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं जब ये रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट होते हैं, गैमेटोसाइट्स निकलते हैं। ये जो एग एंड स्पर्म है गैमेटोसाइट्स हैं, ये आपके पास फिर कोई मॉस्किटो आएगी, वो जब बाइट करेगी तो जब वो ब्लड सक करेगी तो आपके पास वहाँ पर जो ब्लड के अंदर हमारे जो गैमेटोसाइट्स थे प्लाज्मोडियम के, वो भी उसके साथ ही उसकी बॉडी में चले जाते हैं और जाकर उसके अंदर दोबारा से जो है वो एग एंड स्पर्म जो है वो आपस में जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से न्यू जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो की बॉडी में
बन जाएगा वो मॉस्किटो। अब इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो अगर अगेन किसी हेल्दी पर्सन को क्या करती है, बाइट करती है, तो वहाँ पर वो अपने जो आपके पास कहने के जो स्पोर्स वगैरह उसके पास प्रेजेंट होंगे वो अगेन किसी ह्यूमन बीइंग को जो है वो ट्रांसफर कर सकती है और वहाँ से अगेन यही साइकिल जो है वो चलता है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड में, देन लिवर्स में, देन लिवर में, लिवर से रेड ब्लड सेल्स में, सेल से अगेन ये जो है वो जब सेल्स बर्स्ट होते हैं तो ब्लड में होते हैं हमारे ये स्पोर्स, और वहाँ से ये दोबारा जब मॉस्किटो बाइट करती है तो ब्लड सक करती है, तो सक करके ये स्पोर्स भी जो है वो ये उठा लेती है गेमेटोसाइट्स भी, एंड अगेन उसकी बॉडी में जाकर डेवलप होते हैं। तो ये लाइफ साइकिल है किसका, एपिकॉम्प्लेक्सेस का। होप्सो कि आपको समझ आया होगा। ये सिर्फ ड्रॉ करने का भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि इसका लाइफ साइकिल ड्रॉ कर दे, तो ये 2 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिंपल वे है इसको ड्रॉ करने का। होप्सो कि आपको क्लियर होगा, आप इसको इजी वे में जो है वो याद कर लेंगे। तो आज के लिए अभी के लिए आपका यहाँ तक ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम जो है वो एलके को डिस्कस करेंगे। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।